हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला जो पार्ट है उसके लिए हम लोग जो है 4th लेक्चर यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। जिसने पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, एनवीएस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली जो है क्लास 9 के अभी जो है साइंस के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन पहले कर रहे हैं, बाकी फिर उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी भी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहना। अब जो मैं है वीडियो जो है वो रेगुलर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। कोर्स में आपका जरूर कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 4th चैप्टर जो है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी जो है हमने बेसिक बातें करी थी, मैटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, मिक्सचर के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है एटम का स्ट्रक्चर मतलब रिवील हुआ, कि किस तरीके का वो होता है, कैसे पता लगा, इस सब के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एटम जो होता है वो हमारी बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर की, और उसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स या शेल्स उनको बोलते हैं जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं। एक फिक्स पाथ होता है वो, जिसे ऑर्बिट या शेल बोला जाता है। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो जे थॉमसन डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा है, और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा है। ठीक है, तो इसकी आपको जो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, आप सभी ने हो सकता है पहले इसको सुना भी हो। तो ईट पर नाच, इस तरीके का एक जो है नेमोनिक है इस चीज को याद करने के लिए। ईट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थॉमसन ने डिस्कवर किया है। ठीक है, और पर यानी कि प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है। ठीक है, और नाच का मतलब न्यूट्रॉन यानी कि चैडविक ने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो ईट पर नाच आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, और उसके बाद पर यानी कि प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन जो है नाच यानी कि न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर किया है किसने, चैडविक ने। तो ये जो है आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने किया, न्यूट्रॉन किसने किया। तो ये आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या है, जे थॉमसन ने करा, ही डिड दिस यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को यूज करा था जिसमें अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया था। ठीक है, वैक्यूम यानी कि उसके जितने अंदर भी एयर वगैरह थी वो सब बाहर निकाल दी थी, विद अ कैथोड एंड एन एनोड ऑन वन एंड दैट क्रिएटेड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, जिसमें एक कैथोड था और एनोड था, और उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन की बीम को पास कराया गया था एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसके अंदर की मतलब जो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद जो है उसके अंदर की जो एयर है, ठीक है, वैसे तो निकाल दिया गया, लेकिन जो उसमें क्या है, कोई और हमने अगर गैस फिल करी है तो उसको क्या करते थे हम, हाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाई वोल्टेज पे हम उसको क्या करते थे, ट्रीट करते थे, जिससे क्या होती थी वो गैस आयनाइज हो जाती थी। ठीक है, और जिस वजह से क्या होता था, इट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, तो आयनाइज होने के बाद जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो वो क्या बोलते हैं, गैस है या गैस के पार्टिकल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो जो बेसिकली आपकी कैथोड रे है ये आपकी किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का बीम होता है हम उसे कैथोड रे बोलते हैं। ओके, और ये जो है इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती है, कि मतलब इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं करती, और ना ही इस बात पर डिपेंड करती है कि जो हम गैस यूज कर रहे हैं कैथोड रे ट्यूब के अंदर। ठीक है, The experiment showed that the atom was not a simple indivisible particle and contained at least one subatomic particle, the electron। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इस तरीके का एक सेटअप था कैथोड रे ट्यूब का। ये आपके कैथोड रे ट्यूब है, इसके एक साइड पे आप देख सकते हो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, ये आपकी बेसिकली जिंक सल्फाइड की बनी होती है। तो इस स्क्रीन पे क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो टकराता है तो इस स्क्रीन पे एक चमक पड़ती है। ठीक है, स्क्रीन चमकने लगती है, ब्लिंक करती है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो है आपको एक हीटर दिखा है, और वहां पर क्या है, कैथोड साइड है जहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे, और
उसके बाद जो क्या है मतलब एनोड भी लगाएंगे। एनोड क्यों लगाएं? क्योंकि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और वो कैथोड वाली साइड से एमिट होते हैं, और एनोड क्या होता है आपका पॉजिटिव सरफेस होता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं एनोड को। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए एनोड को जो है हमने दूसरी तरफ फिक्स करा है और कैथोड को हमने लेफ्ट साइड पे फिक्स करा है। तो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड की साइड से निकल रहे हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स लगाई गई हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है ये डिफ्लेक्ट होने लगता है। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से इन्होंने कुछ सेटअप दिखाया है जो कि आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। तो इससे ये रिवील हुआ था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं था। यानी कि पहले हमने बोला था डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी में हमने ये डिस्कस करा था कि एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में पता लगा कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही हुई थी। कैथोड जो आपकी कैथोड रेज जा रही थी उसमें कौन से पार्टिकल से, आपके इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसके बाद ये है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम जो है पूरे एटम के मास को हम कहां पर देखते हैं कि वो कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें -1 का चार्ज होता है, ठीक है, या फिर आप -e भी बोल सकते हो इस पे चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। उसके नेक्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल में क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। तो मतलब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर आप मान सकते हो कि एटम क्या है, कि स्फेयर की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जगह जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं एटम का, ठीक है। वाटरमेलन से कैसे कंपेयर किया गया है कि सपोज एक आप एटम जो है उसको वाटरमेलन यानी कि तरबूज की तरह उसको कंसीडर कर लो, और तरबूज में जो अंदर बीज होते हैं वो बीज के हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से थॉमसन ने एटम का मॉडल बताया था, ओके। और इसमें क्या होता है, इन्होंने ये भी बोला था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इन्होंने एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में भी जो है डिस्कशन करा था। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम टू बी पुट फॉरवर्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये थॉमसन मॉडल जो था सबसे पहला मॉडल था एटम का जिसको कंसीडर किया गया था, ठीक है। और इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि प्लम पुडिंग मॉडल या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल किसे बोला जाता है, किस वाले एटम के मॉडल को बोला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा थॉमसन मॉडल, ठीक है। इसमें लिखा भी है जो मैंने अभी बोला कि द ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एम्बेडेड ऑन इट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ता है। रेडियो एक्टिविटी इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लूज एनर्जी बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि वो न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो क्या है, वो टूटना चाहता है। तो वो टूटकर क्या होगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बना सकते हैं, जैसे आपके यूरेनियम वगैरह में होता है। तो वो जब टूटता है तो उसे फिजन बोलते हैं, और उस केस में क्या होता है, एनर्जी लूज होती है, ठीक है। इट डज सो बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स सच एज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। तो ये जो है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करते हैं जब ये टूटते हैं, और ये रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होती है। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस होती है, एनर्जी देने की इसमें बाहर से कोई भी जरूरत नहीं है। एन एटम इज अनस्टेबल इफ द न्यूक्लियस हैज एन इम्बैलेंस मीनिंग अ डिफरेंस इन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अनस्टेबल कब होता है न्यूक्लियस, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर में डिफरेंस हो, यानी कि प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है और न्यूट्रॉन्स कम है, या फिर न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन्स कम है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो रेडियो एक्टिव एटम जैसे कि यूरेनियम ले सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, जब वो टूटेगा तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स एमिट होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ दो और एलिमेंट्स बन जाएंगे टूटने के बाद, जो कि कम मासेस के होंगे, जिसमें न्यूक्लियस जो होगा वो आपका कम मास का और साथ में एनर्जी रेडिएट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इन द एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉलो ना गोल्ड फॉइल हिज ऑब्जर्वेशंस वर। तो इन्होंने क्या करा था, एक गोल्ड फॉइल को लिया था और उस पे जो है अल्फा पार्टिकल्स का जो बीम है उससे फायर किया था उस गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल पे इन्होंने क्या करा, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जैसे कि लेड हो गया, तो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे थे वो गोल्ड फॉइल पर आकर टकरा रहे थे बहुत तेजी से, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि a major fraction of the alpha particle bombarded towards the gold sheet passed through it without any deflection and hence most of the space in an atom is empty, ठीक है। तो इन्होंने जब गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल्स को
फेंका, ठीक है, लेड के सोर्स से, तो क्या हुआ, तो मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे चले गए पास करते हुए, गोल्ड फॉइल को चीरते हुए सामने चले गए, ठीक है। और तो इससे ये पता लगा कि अगर वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल को पास करके निकल गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो खाली होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल्स एंड हेंस द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो कुछ छोटे एंगल से जो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए, तो इससे ये पता लगा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कहां पर है, सेंटर पे है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 होता है, मतलब इस पे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर वो हैं तो जब वो न्यूक्लियस से टकरा के आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इस वजह से जब वो न्यूक्लियस पर टकरा रहे थे तो न्यूक्लियस पर टकरा के क्या हो गए, वो वापस आ गए, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, तो इससे ये भी पता लगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में होता है एटम की, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स हैड नियरली 180 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम, ठीक है। तो बहुत ही मतलब ये रेशियो था कि एक मतलब अगर 20,000 पार्टिकल्स जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो था वो बिल्कुल सीधा आ जा रहा था 180 डिग्री का एंगल बना के, यानी कि सीधा गया और सीधा आया। तो इससे ये पता लगा कि जो एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज वाला स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है, बाकी जो एटम का स्पेस है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसको एक चीज से और बताया गया था कि सपोज अगर एक स्टेडियम है, ठीक है, तो स्टेडियम के सेंटर में अगर आप एक क्रिकेट बॉल रख देते हो, तो वो जो क्रिकेट बॉल है वो आपका न्यूक्लियस है और पूरा स्टेडियम के आपका एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इतने बड़े स्टेडियम में अगर आप एक क्रिकेट बॉल उसके सेंटर में रख देते हो, तो वो जो क्रिकेट बॉल होगी वो आपकी न्यूक्लियस की तरह उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके नेक्स्ट है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या चीजें थी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रदरफोर्ड ने यही बताया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। और इस वाले एक्सपेरिमेंट को हम गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ये आपके क्लास 12th में दे रखा है, जो कि आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को, जो कि आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको हम गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये काम जो है अकेले नहीं करा था, उनके दो और साथी थे जिनका नाम एक गीगर था और एक था मार्सडन। तो गीगर मार्सडन जो है, इन्होंने क्या करा था, इन दोनों ने भी इस एक्सपेरिमेंट को साथ में किया था, तो उस कई बार जो है इस एक्सपेरिमेंट का नाम उनके साथ भी लगा देते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है बताया कि एटम जो है वो कैसा होता है। तो पहली चीज उन्होंने बताया कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेस होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो 99% मास है एटम का, वो आपका कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इन्होंने भी ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट से शेल्स में रिवॉल्व करते हैं एटम्स के चारों ओर। फिर नेक्स्ट है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया क्रिकेट स्टेडियम वाली बात से कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो इतना छोटा होता है जैसे कि आपकी एक क्रिकेट बॉल हो जो कि आपके स्टेडियम के सेंटर पे रखी है, और पूरा स्टेडियम का आपका एक एटम है, ओके। तो इस तरीके का कुछ रदरफोर्ड मॉडल था, ठीक है। तो बीच में आप देख सकते हो आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, उसके अंदर क्या आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और बाहर जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड के क्या क्या ड्रॉबैक थे, उनके मॉडल में क्या क्या हमको पता नहीं लग पाया। तो ही एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि जो आपकी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन अब कोई भी पार्टिकल अगर जो है सर्कुलर मोशन करता है तो हर मोमेंट पे क्या है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फिजिक्स जो भी है, ठीक है। तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो है अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर मोशन में, तो हमेशा क्या होगा, हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन में अगर कभी भी चेंज आ रहा है यानी कि उसमें क्या है, उस पार्टिकल में क्या एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ये 100% कंफर्म है। और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन होने के बाद जो है वो एनर्जी रूल्स करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि
अगर कंटिन्यूसली सेम स्पीड से घूम रहा है तब तो ठीक है, सेम वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, स्पीड और डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब ये है कि वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को छोड़ रहा है बाहर, रेडिएट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी कुछ टाइम बाद खत्म हो जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में आकर जो है वो गिर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते रदरफोर्ड। फिर नेक्स्ट है, Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। ये मैंने आपको बता ही दिया। But this cannot take place as the atom would be unstable and matter would not exist in the form we know। ठीक है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। मतलब थ्योरी के हिसाब से तो यही बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस को जो है अगर एक्सेलरेट कर रहा है वो तो सेंटर में आके गिर जाना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसको सेंटर में आके गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो एटम, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटम अनस्टेबल होता और मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एटम जो है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, तभी मैटर एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है एक क्या बोलते हैं, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये किसने करा था? रॉबर्ट ए मिलिकन ने करा था और हार्वे फ्लेचर ने करा था, टू मेजर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वो किस लिए किया गया था? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को पता करने के लिए, जो कि किसके बराबर होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था बेसिकली, इन्होंने एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बीकर जैसे स्ट्रक्चर लिया था, उसमें से ऑयल ड्रॉप्स को गिराया था, ठीक है। और उसमें क्या करा था, चार्जेस लगा दिए थे, ठीक है। मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, मतलब ऑयल ड्रॉप के ऊपर, ऑयल ड्रॉप को इन्होंने क्या कर दिया था, जो उसके अंदर की गैस थी, ठीक है, वो जो चैम्बर था जिसमें ऑयल ड्रॉप फॉल कर रही थी, गिर रही थी, तो उसके अंदर जो गैस थी उसको आयनाइज कर दिया था, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि मिलिकन अलाउड चार्ज टाइनी ऑयल ड्रॉप्स टू पास थ्रू अ होल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो था, जो ऑयल ड्रॉप थी उनको चार्ज कर रखा था पहले से, क्योंकि उसके अंदर की जो गैस थी वो उसको आयनाइज कर देते, जिस वजह से क्या था, ऑयल ड्रॉप आयनाइज हो गई थी या फिर चार्ज हो गई थी। तो वो जो ऑयल ड्रॉप फॉल कर रही थी, तो इन्होंने क्या करा, उसको गिराया और इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार चेंज करते रहे, ठीक है। मतलब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने इंक्रीज कर दी, कभी डिक्रीज कर दी, ठीक है। और इस वजह से जो है इसको पूरा मतलब सेटअप लगाकर इन्होंने क्या करा था, ई के ऊपर, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करी थी, जो कि आपकी आई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके नेक्स्ट है नील बोर्स मॉडल, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आपका थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर आपका बोर मॉडल आया। तो इन सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास जो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी आप चार्ज और क्या बोलते हैं, मास देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है। ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपको चार्ज और मास दोनों ही पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बोर्स मॉडल एटम देख लेते, इसमें क्या है कि बोर्स के जो पोस्टुलेट्स थे उन्होंने क्या क्या बोला था अपने, मतलब अपने बारे में, अपने जो एटम है उसके मॉडल के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया था, वो चीज हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड इज कॉल्ड एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है। हर किसी लेवल की, मतलब जो भी शेल्स होते हैं, हर किसी शेल की क्या होती है, अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने ये चीज बोली थी। एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेजिग्नेटेड एज के एलिमेंट शेल्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज इन लोएस्ट एनर्जी इट इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो क्या होता था, ये जो शेल्स थे, शेल्स को इन्होंने नाम दिया, जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने शेल्स को नाम दिया और ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी लोएस्ट एनर्जी लेवल में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ओके। फिर एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स और एग्जॉस्ट एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट ऑन एनर्जी लेवल टू अनदर, ठीक है। जब क्या होता है, एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस टाइम पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर ऑर्बिट से जो है लोअर ऑर्बिट पे आता है वो, तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। यही चीज इसमें बताई गई है। तो ये आप देख सकते हो KLMN शेल या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 वाला जो है वो आपका लोअर एनर्जी का शेल है, 2 वाला फिर उससे ज्यादा एनर्जी का शेल है, 3 वाला उससे ज्यादा एनर्जी का है, और 4th वाला सबसे हाईएस्ट एनर्जी का शेल हो गया, ठीक है। फिर ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स आर एनर्जी शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। तो ये क्या होता है, ऑर्बिट्स एक एनर्जी शेल होता है
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह सकते हैं तो आप वो जो है 2n² फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको फर्स्ट वाले ऑर्बिट में निकालना है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम सकते हैं। तो n की वैल्यू जो आप 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि फर्स्ट शेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन सकते हैं, 2 आ सकते हैं। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो n इक्वल टू 2 रख देंगे उसमें सेकंड शेल में, तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात। तो सेकंड वाले शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड वाले की अगर हम बात करें कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो n की वैल्यू जो हम 3 रख देंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो थर्ड वाली शेल में जो है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 2n² का फॉर्मूला लगा के हम ये बता सकते हैं कि कौन से वाले शेल में, मतलब कोई भी n नंबर ऑफ शेल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करा भी है। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। फिर वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है या ऑर्बिट होता है तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स और द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इज नोन एज वैलेंसी ऑफ द एटम। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाले लेक्चर में, कि वैलेंसी क्या होता है कि सपोज अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या होता है उसके ऊपर Na+1 चार्ज आ जाता है, +1 चार्ज आता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, +1 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से Cl की बात करूं क्लोरीन की, तो उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और लास्ट वाले शेल में जो उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसके ऊपर जो है अगर वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सपोज सोडियम से ले लेता है, तो उसके ऊपर जो है -1 का चार्ज आ जाएगा, तो उसकी जो वैलेंसी होगी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, फिर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। जिसमें आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जैसे कि आपकी क्या होगी, नोबल गैसेस, जैसे कि आपकी हीलियम हो गया। तो हीलियम में आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले ऑर्बिट में, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल केमिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी 0, और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी क्या बोल सकते हो आप, 0 होती है। For example, we know that the number of electrons in the outermost shell of hydrogen is 1 and in magnesium it is 2. ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी हो गई क्या होगी, 1 हो गई, और मैग्नीशियम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यही चीज इसमें आप लिखिए। तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो स्टेबल बन जाएगा, और उसी तरीके से अगर मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो तब वो उस केस में स्टेबल हो जाएगा। फिर एटॉमिक नंबर, ये मैंने आपको बताई दिया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इस टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर, और इसको कैपिटल Z से हम शो करते हैं। ठीक है, मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, देखो ये कल हमने डिस्कस करा था, लेकिन मैंने बोला था कि इसको आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो मैंने बोला था एक्स जो होता है, एक्स से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को शो करते हैं। तो यहाँ पर Mg जो लिखा है वो एक्स है। ठीक है, तो Mg के हमें एलिमेंट का सिंबल बता रहा है जो कि आपका मैग्नीशियम का है। उसके नीचे देखो 12 जो लिखा है इन्होंने, 12 आपका क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, और 24 को A से शो करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास नंबर जो है यहाँ पर क्या है, 24 है। तो ZXA, Z नीचे आ जाएगा 12 की जगह, X यानी कि एलिमेंट का सिंबल हो गया, और A यानी कि एटॉमिक मास नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा होता है। और मास नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जितना टोटल सम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आपको पता ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, फिर आइसोटोप और आइसोबार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो आइसोटोप क्या होता है, आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या है, आपके पास कोई एक एलिमेंट है, सपोज कार्बन है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके कार्बन में एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, यानी कि न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग हो गए, तो उस केस में हम उनके क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के भी होते हैं। तो कार्बन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, 6C12 होता है, 6C13 होता है, 6C14 होता है। यानी कि सब में आप देख सकते हो 6 ही एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा 6 ही रहेंगे, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, एक में 12 है, एक में 13 है, और एक में 14 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में भी है, हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s2 क्या बोलते हैं, 1h1 1h2 1h3।
तो एक सब में क्या है, एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास नंबर चेंज होता रहेगा। ठीक है, पहला वाले में क्या है, एक एटॉमिक मास नंबर है, दूसरे वाले में 2 एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा, तीसरे वाले में 3 एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ड्यूटेरियम हो गया, उसके बाद ट्राइटियम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइसोटोप के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें आइसोबार की, तो आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर कैल्शियम और आर्गन की हम बात करें, तो कैल्शियम और आर्गन में आप देख सकते हो उन दोनों का फॉर्मूला क्या है, 20 और 18 आर्गन 40। तो 40 क्या है, दोनों ही मास नंबर है, ये दोनों सेम है, लेकिन आप देख सकते हो इसका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 और आर्गन का क्या 18 है। तो अगर एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर सेम होंगे, तो उन्हें हम आइसोबार बोलेंगे। एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग अलग होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट। तो कैसे करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, जितना भी दोनों का क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो है यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आपको आई होप अच्छे से कंप्लीट मतलब समझ आ गया होगा। और भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। और जो आप जो है हमेशा कॉपी लेकर बैठा करो जब भी चैप्टर को पढ़ते हो। और किसी को अगर वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो उसको जो है 1.25 या फिर 1.5x पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम सारा कोर्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें। ठीक है, चैप्टर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।